हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। कल की क्लास में हमने डाइज टॉपिक स्टार्ट किया था और डाइज के अंदर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि रंजक क्या होते हैं, वर्णक क्या होते हैं, ये भी हमने जाना था। रंजक और वर्णक दोनों का ही काम रंगने का होता है, ये हम पढ़ चुके थे। दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी हम पढ़ चुके थे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में समान कार्य करने के बाद भी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था कि कोई भी जो रंग होता है वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है। हमने कहा किसी वस्तु पर रंग आपतित होता है, फिर परावर्तित होता है, और जो परावर्तित होता है रंग वही हमें उस वस्तु का दिखाई भी देता है। इस तरह से हम कल डाइज के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना चुके थे। एक लास्ट में हमने ऑटोविट का सिद्धांत भी पढ़ लिया था, जो उसने वर्णवर्धक और वर्णमूलक के लिए दिया था, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रंग किस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि यही चल करके हमारे डाइज के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो रंजक होते हैं, सबकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है, उनकी उपयोगिता अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर बात करेंगे कि डाइज जो होती है ये अलग अलग किस किस प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा है डायरेक्ट डाइज, या जिसको हम बोल सकते हैं सीधे रंजक। सीधे रंजकों को सीधे रंजक क्यों बोला जा रहा है? नाम से साफ पता चलता है इसका कि ये रंजक क्या करते हैं, सीधे ही उपयोग में लिए जाते हैं। देखो, ये रंजक सीधे ही उपयोग में लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या किया, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कपड़े के ऊपर इस रंजक को डाल करके उसको रंगने का कार्य कर सकते हैं। तो क्योंकि इनका उपयोग सीधे ही किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सीधे रंजक बोला जाता है। अब ये क्या होता है, अलग अलग फैब्रिक को, जैसे कि सूत यानी कि कॉटन को रंग सकते हैं, रेयॉन को रंगने में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, ऊन, रेशम, नायलॉन, ये जितने भी प्रकार के रेशे हैं, इन सबको रंगने के लिए हम सीधे रंजकों का उपयोग कर सकते हैं। और ध्यान देना कि रंजकों को इन जो रेशे होते हैं, इन रेशों को रंगने के लिए हम इन रंजकों का उपयोग कैसे करते हैं। तो इन रंजकों का हम क्या करते हैं, पहले गर्म जलीय विलयन बना लेते हैं। ठीक है, पहले हमने डाइज लेनी है, फिर उस डाइज का हमें क्या बना लेना है, एक विलयन बना लेना है, और फिर उस विलयन के अंदर हम क्या कर देंगे, इन कपड़ों को या इन रेशों को भिगो देते हैं। तो सीधा उसके अंदर डुबो दिया, भिगो दिया, और जब बाहर निकाल करके सुखाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो कलर्ड हो जाएंगे, यानी वो रंजित हो जाएंगे और वो रंगे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मार्टियस येलो, कॉन्गो रेड आदि। देखो क्या है, आजकल हम लोग वैसे भी यूट्यूब और फेसबुक वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, तो हमें पता ही है अच्छे से कि ना कपड़े किस तरीके से रंगे जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी आते हैं, फेसबुक के ऊपर आते हैं, यूट्यूब के ऊपर आते हैं कि अगर आपको कुछ एंटीक करना है तो वो किस तरीके से, तो वो कपड़े को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट डाई से रंगते हैं। जैसे ये देखो, ये कपड़ा है, इस कपड़े को उन्होंने क्या कर रखा है, डायरेक्ट डाई से यानी कि सीधे रंजक से रंग दिया। फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके उसके ऊपर जो भी डाई आपको डालनी है वो कलर डाल करके, और फिर उसको हम क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। इसी तरीके से ये कपड़े भी क्या करे गए हैं, रंगे गए हैं। तो डायरेक्ट डाइज का जो यूज़ होता है बहुत ईजी होता है। गरम विलयन बनाएंगे, जलीय विलयन जो भी रंजक है उसका, उसके अंदर हम उसको भिगो देंगे कपड़े को, फिर सुखा देंगे, और इस प्रकार से आपका कपड़ा कैसा हो जाएगा, रंगा जाएगा। तो ये डाई का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। ये देखो मार्टियस येलो, अभी एग्जाम्पल बोला था हमने, ये मार्टियस येलो का स्ट्रक्चर है कि मार्टियस येलो का स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल। आगे चल करके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि संरचना के आधार पर किस तरीके से हमने जो है डाइज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनको भी अलग अलग रूप के अंदर हमने बांट रखा है। तो वहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे मार्टियस येलो को, क्योंकि इसके अंदर देखो फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, नाइट्रो दिख रहा है ना। हाँ, ओएच पे दिख रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नाइट्रो जो है ये क्या होता है अपना, नाइट्रो जो हमने बोला था कल कि क्रोमोफोर होता है। नाइट्रो क्या होता है, क्रोमोफोर, क्योंकि इसमें क्या था, डबल बॉन्ड था इसके अंदर, ये देखिए। और OH क्या था हमारा, ये ऑक्सोक्रोम था। ठीक है, तो हमारा जो ये क्रोमोफोर है नाइट्रो, इस नाइट्रो के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो इसको भी हम नाइट्रो वाली डाइस के अंदर रखेंगे। अभी देखो मार्टियस येलो का सिंथेसिस किया गया है, इसको हम लैब में कैसे बना सकते हैं मार्टियस येलो डाई को, और ये देखो किस तरीके से हम कपड़े को या जो भी वस्त्र आपका है उस वस्त्र को रंगने का कार्य इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये मार्टियस येलो का यूज़ हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या था इसका, कॉन्गो रेड डाई। तो कॉन्गो रेड या कॉन्गो लाल जिसको हम बोलते हैं, वो कॉन्गो रेड डाई ये होती है, आपको दिखाई देगी, ये कुछ इस तरह से कलर की पाउडर सा होता है, किरमिजी लाल कलर का जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये कॉन्गो रेड डाई होती है, और ये इस कॉन्गो रेड डाई का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, अभी देखो कल भी हम जैसे ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब कि ये क्या है,
ये क्रोमोफोर है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड रखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स रखते हैं, उनको तो हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोफोर। तो ये दोनों तो क्या बनते हैं, आपके क्रोमोफोर्स बनते हैं। और ये रहा जैसे NH2, ये समूह हुआ, ये समूह, ठीक है, ये किसकी श्रेणी में रखे जाते हैं, ये ऑक्सोक्रोम रखे जाते हैं, जो वर्णवर्धक होते हैं, रंग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इस तरीके से बाकी जो ये बचा हुआ पूरा हिस्सा हो जाता है ये सारा, इसको हम क्या नाम दे रहे थे कल, इसको हमने क्रोमोजन कहा था। तो ये क्रोमोजन हो जाता है हमारा। और इस तरीके से हम बात कर रहे थे कल उनके बारे में कि क्या सिद्धांत दिया था। तो ये कॉन्गो रेड डाई है, जो कौन सी डाई होती है, डायरेक्ट डाई होती है, सीधा रंजक होती है, ठीक है। अब सीधे रंजक के बाद आगे चलते हैं, और कौन सा टाइप होता है इसका। तो देखो अगला टाइप जो होता है वो होता है एसिड डाइज, ये बोल सकते हैं अम्लीय रंजक। अगर अम्लीय रंजकों की बात करें तो ये रंजक किस तरीके से प्रयोग में आएंगे, किस तरीके से कपड़ों को इनसे हम रंग सकते हैं या रेशों को हम रंग सकते हैं। तो एसिड डाइज, देखो नाम से पता चलता है क्या है, इसमें एसिड शब्द आ रहा है, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये हल्के अम्लीय माध्यम में उपयोग में लिए जाते हैं। तो अम्लीय रंजक क्या होते हैं, हल्के अम्लीय माध्यम में प्रयोग में लिए जाते हैं। और सामान्यतः ये रंजक क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के या फिर उनके लवण ही होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगी, अम्लीय प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये अम्लीय माध्यम में ही कपड़ों को रंगने का कार्य भी करते हैं। और इनके कार्य करने का तरीका क्या होता है, तो ये रेशों से क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंध, वॉन्डरवाल बल या आयनिक बंधों के द्वारा उन रेशों से जुड़ जाते हैं। हल्के अम्लीय माध्यम के अंदर जब हम कपड़ों को इन रेशों से, इन रंजकों से रंगने का कार्य करते हैं, तो ये रंजक क्या करते हैं, उन रेशों के साथ में या तो हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, या फिर वॉन्डरवाल बलों के द्वारा उनसे जुड़ जाएंगे, और या फिर उनसे क्या बना लेंगे, आयनिक बंध बना लेते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से जो फाइबर्स हमारे होते हैं उनको हम इससे रंग सकते हैं। तो देखो ये आप ऊन को रंग सकते हैं, रेशम, नायलॉन, इनको रंगने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि इनको कॉटन को रंगने के लिए काम में नहीं लिया जाता, ठीक है। एसिड डाइज जो होती है इनको हम कॉटन में रंगने के लिए काम में नहीं लेते, थोड़ा सा उनको हार्मफुल होता है, नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए। ये देखिए ऑरेंज फर्स्ट, नारंगी वन जो हमने भी देखा था इसका एग्जाम्पल, वो ऑरेंज फर्स्ट इसका क्या है, एग्जाम्पल है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये ऑरेंज फर्स्ट। और ये इस ऑरेंज फर्स्ट का क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है। अब आप देखो इस केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्रोमोफोर, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, जिनमें डबल बॉन्ड आएगा वो क्रोमोफोर, ठीक है। जिनके पास लोन पेयर्स आ जाएंगे वो ऑक्सोक्रोम्स। तो ये क्या है, दोनों ऑक्सोक्रोम्स, और ये क्या कर देते हैं, रंग के अंदर वृद्धि कर देते हैं। तो ये ऑरेंज फर्स्ट कौन सा टाइप का डाई हुआ आपका, ये डाई हुआ एसिड टाइप का। तो एसिड डाइज होती है ये। चलिए अब देखते हैं तीसरा टाइप क्या है। तीसरा टाइप इसका होता है बेसिक डाइज, यानी कि क्षारीय रंजक, ठीक है। अभी पहले हमने पढ़ा एसिड डाइज, तो एसिड डाइज क्या था, हल्के अम्लीय माध्यम में कार्य कर रहा था ना। तो वैसे ही बेसिक डाइज क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, थोड़ा उनको क्षारीय माध्यम चाहिए होता है। ये देखो जैसे इन रंजकों में एक तो क्षारीय अमीनो समूह उपस्थित होते हैं, यानी जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन से समूह उपस्थित होंगे, अमीनो समूह। नाइट्रोजन जो होता है ये उसके अंदर उपस्थित रहेगा, और उस नाइट्रोजन से अलग अलग आप देख सकते हैं कोई भी समूह जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इन रंजकों में क्षारीय अमीनो समूह क्या होते हैं, उपस्थित। अच्छा, क्षारीय क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और लोन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसको हमने क्या बोला, लुईस के हिसाब से वो क्षार होते हैं, ठीक है। तो ये लुईस के हिसाब से क्षार होते हैं, इसलिए इनका क्या हो जाता है, क्षारीय व्यवहार हो जाता है। अब इनका उपयोग कैसे लेते हैं, तो ये जो क्षारीय अमीनो समूह होते हैं इनको जब हम अम्ल के विलयन में घोल देते हैं तो ये अम्ल में क्या कर देते हैं, विलयशील लवण बना देते हैं। हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्षारीय अमीनो उपस्थित होते हैं समूह, ये अम्ल के साथ क्या बना लेंगे, लवण। और जो लवण बनते हैं उनमें क्या होते हैं, दो आयन होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो इस प्रकार से जो लवण के अंदर धनायन भाग होता है वो कपड़े के ऋणायन भाग के साथ में जुड़कर, यानी कि उससे रासायनिक बंध वगैरह बना करके उसको क्या करता है, रंगने का कार्य करता है। और इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, क्षारीय रंजकों से कपड़ों को रंगने का कार्य कर लेते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि जो रेशे होते हैं उनको रंगने के लिए किया जाता है। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, एक जैसे एनिलीन येलो और दूसरा क्या है, मैलेकाइट ग्रीन। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैलेकाइट ग्रीन कैसा दिखाई देता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है।
ये देखो, ये मैलेकाइट ग्रीन के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस वगैरह बना करके आप इसको डाई के रूप में काम में ले सकते हैं। अभी क्या बोला था हमने कि क्षारीय रंजक जो होते हैं इनको जब हम अम्लीय विलयन के अंदर मिला देते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं। अभी देखो उसके दो भाग दिख रहे हैं आपको, एक तो ऋणायन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, धनायन दिख रहा है। तो ये जो भाग होते हैं ये कपड़े के साथ में जुड़ करके क्या कर लेते हैं, कपड़े के साथ जुड़ करके उससे बंध बना लेते हैं और फिर बंध बना करके उस कपड़े को क्या कर देते हैं, रंग देते हैं। ये तो बात हुई मैलेकाइट ग्रीन की। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एनिलीन येलो। एनिलीन येलो कैसा होता है, इस तरह का होता है एनिलीन येलो। और ये आपका एनिलीन येलो का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखो क्या है, ये फिर से क्रोमोफोर। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन क्रोमोफोर है, कौन ऑक्सोक्रोम है और कौन क्रोमोजन है। तो ये तो क्या हुआ, क्रोमोफोर, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट दिख रहा है अपने को, डबल बॉन्ड, ओके। और ये क्या है, ऑक्सोक्रोम। तो ये ऑक्सोक्रोम है क्योंकि ये कैसा संतृप्त समूह है और इस पर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोजन, क्योंकि क्रोमोजन क्या होता है, जब उससे कोई वर्णवर्धक कोई उससे कोई आपका जो वर्ण धारण करने वाला वर्ण मूलक जुड़ जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पूरे को क्रोमोजन बोल देते हैं। तो ये एनिलीन येलो का स्ट्रक्चर हुआ जो किस प्रकार की डाई है, एक बेसिक डाई है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या है, अगला जो है वो है डिस्पर्स डाइज। डिस्पर्स डाइज क्या होती है, तो देखो डिस्पर्स डाइज यानी कि प्रकीर्णन रंजक। ये क्या करते हैं, बिखर करके या हम कह सकते हैं प्रकीर्णित होकर के रंगने का कार्य करते हैं। देखते हैं कैसे। प्रकीर्णन रंजक क्या बोला है कि ये रंजक प्रकीर्णित होकर के रंजन का कार्य करते हैं। प्रकीर्णित मतलब बिखर करके, फैल करके। और उसके लिए क्या करेंगे हम कि इन रंजकों का हम एक निलंबन क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं निलंबन का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो दो तरह के विलयन बन सकते हैं, एक तो होता है समांगी और एक हो सकता है विषमांगी, ठीक है। तो विषमांगी जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स का जो साइज होता है, जो कणों का आकार होता है विलेय के कणों का, वो थोड़ा बड़ा होता है। और वो जो कणों का आकार बड़ा होता है तो उसकी वजह से वो पार्टिकल्स हमें साफ दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, निलंबन बोल देते हैं। तो निलंबन से जो रंजक के सूक्ष्म कण होते हैं ये कपड़े या रेशों के ऊपर क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, उसके ऊपर फैल जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये कपड़ों या रेशों की सतह पर हो जाते हैं अवशोषित। और जब इनका कपड़ों की सतह के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तो इस प्रकार से ये रंजन का कार्य करते हैं। अब ये रंजक किस किस को रंगते हैं, ये पॉलिएस्टर को रंग सकते हैं, नायलॉन को रंग सकते हैं, या फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो होते हैं इन रेशों को रंगने में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एंथ्राक्विनोन रंजक, या जिसको हम एलिजरीन भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आएंगे तो वो एलिजरीन। ये देखिए एंथ्राक्विनोन रंजक, ठीक है। कपड़ों को इस तरह से हम लोग डाई कर सकते हैं, ये डिफरेंट डाइज हो सकती है हमारे पास में। और ये क्या है, एंथ्राक्विनोन स्ट्रक्चर है। तो एंथ्राक्विनोन स्ट्रक्चर जो होता है ये किस प्रकार की डाई हुई, आपके प्रकीर्णन रंजक हुआ, जो क्या करेगा, कपड़ों की सतह पर फैल करके कपड़ों को रंगने का कार्य करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि इसके बाद और कौन सा टाइप हो सकता है डाइज का। अगला है रिएक्टिव डाइज। रिएक्टिव डाइज को हम क्रियाशील रंजक भी बोल सकते हैं। और ये क्रियाशील क्यों, क्योंकि ये रेशों के साथ में क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। तो जब ये रेशों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करने के बाद में उन रेशों को रंगते हैं तो इसको हम बोल देते हैं रिएक्टिव डाइज। देखिए रेशा क्रियाशील रंजक जो होता है ये रंजक रेशों के साथ में रासायनिक बंध बना करके उन्हें रंगने का कार्य करते हैं। अब ऐसा कैसे बंध बना लेते हैं उनके साथ में, तो क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रंजक क्या करेंगे, जो रेशे होंगे उन रेशों के जो हाइड्रोक्सी समूह होंगे या एमिनो समूह जो होंगे उनके साथ में स्थायी रासायनिक बंध बना लेंगे। अब देखो स्थायी है इसका मतलब कैसा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से टूटेगा नहीं, और अगर बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो ये किस प्रकार के हुए, अनुत्क्रमणीय, स्थायी और पक्के रंग बनाने वाले रंजक हुए। तो ये क्योंकि रेशों से क्या करेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे, इसलिए इस प्रकार के रंजकों को हमने क्या नाम दे दिया है, रेशा क्रियाशील रंजक नाम दे दिया है। और ये जो रेशा क्रियाशील रंजक होंगे ये जो भी कपड़े फाइबर जो होता है हमारा, उस फाइबर के जो हाइड्रोक्सी या अमीनो समूह होंगे उनके साथ में स्थायी रासायनिक बंध बना लेंगे। जैसे कि ये रंजक किस किस को रंगते हैं, सूत, रेशम और ऊन जैसे रेशों को रंगने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है,
प्रोशन लाल। तो प्रोशन रेड कलर जो होता है ये किस प्रकार का रंजक है? ये फाइबर रिएक्टिव डाई है, यानी कि रेशे के साथ अभिक्रिया करके उसे रंगने वाला डाई। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, ये रेशा क्रियाशील रंजक या रिएक्टिव डाइज किस तरीके से कार्य करते हैं और किस तरीके से ये कपड़ों को रंगने का कार्य करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो फाइबर्स को प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो फाइबर्स होते हैं या जो कपड़े होते हैं ये हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंगों के दिखाई देते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये प्रोशन रेड डाई है, ठीक है, जो कैसी होती है? फाइबर रिएक्टिव डाई होती है। और ये इस प्रोशन रिएक्टिव डाई का क्या है? स्ट्रक्चर है। अब इस प्रोशन रिएक्टिव डाई के अंदर कौन क्रोमोफोर है, कौन ऑक्सोक्रोम है और कौन क्रोमोजन है, आसानी से पहचान सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आराम से अपनी कॉपी के अंदर नोट करें, और नोट करने के बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें इसके अंदर कि अब इसमें कौन कौन सा समूह है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये समूह कौन सा है, ठीक है, या मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये समूह कौन सा है, या मैं पूछूं आपसे कि ये समूह जो है वो किस प्रकार का है, ये समूह जो है वो किस प्रकार का है, तो आपको मुझे बताना है कि ये समूह किस प्रकार के हैं, ठीक है। इसके लिए अपनी कॉपीज़ के अंदर इस स्ट्रक्चर को आराम से ड्रॉ करना। ड्रॉ करके पहले वाला जो वीडियो है जिसके अंदर ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर का सिद्धांत पढ़ाया है मैंने, आप उसको अच्छे से रीड करना, और रीड करने के बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि ये कौन कौन से समूह हैं, इनमें से कौन ऑक्सोक्रोम है, कौन क्रोमोफोर है, और अगर आप पहचान सकते हैं कि कौन क्रोमोजन है तो ये और भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है ये चीज़ तो इसके बारे में आप जो भी है कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये आज फर्स्ट टाइम मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो इस फर्स्ट टाइम इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। गुड। अब आगे चलते हैं कि और कौन सी डाइज हो सकती है। देखो, आगे है इनहेरेंट डाई। ये इनहेरेंट डाइज का क्या मतलब होता है? अंतर्निहित रंजक। अब ये जो अंतर्निहित रंजक होते हैं ना, ये थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम लोग बाहर से यूज़ में नहीं लेते। जैसे आपने सीधे रंजक को काम में ले लिया, या आपने अम्लीय रंजक को काम में ले लिया, या क्षारीय रंजक को काम में ले लिया, तो ये सीधे काम में नहीं आएंगे। सीधे काम में नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये विलयन जब बनाएंगे तो उस विलयन के अंदर ही ये रंजक संश्लेषित होंगे, मतलब उस विलयन के अंदर ही बनेंगे, हाथों हाथ बनते हैं, ठीक है। इसीलिए ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं। देखो, अंतर्निहित रंजक क्या होते हैं? अंतर्निहित रंजक विलयन में अभिक्रिया के द्वारा रंजन प्रक्रम के समय ही संश्लेषित होते हैं। यानी कि जब आप कपड़ों को रंग करने वाले हैं, कलर करने वाले हैं, तो उस समय जब आप विलयन बनाएंगे तो ये हाथों हाथ अंदर ही क्या होंगे? बनेंगे, उसी समय संश्लेषित होंगे। इसलिए कपड़े या रेशों को एक क्रियाकारक के विलयन में डुबोकर, यानी पहले एक क्रियाकारक का विलयन बना लिया, उसके अंदर कपड़े को डुबो दिया, फिर दूसरे क्रियाकारक का विलयन बनाएंगे, और पहले वाले में से डुबो करके बाहर निकाले हुए कपड़े को फिर हम दूसरे क्रियाकारक के विलयन में डुबोएंगे, ठीक है। तो पहले कपड़ों को क्या करेंगे? एक क्रियाकारक के विलयन में डुबोएंगे, फिर उसे दूसरे क्रियाकारक के विलयन में डुबोया जाता है। जहाँ क्या होगा कि जब विलयन में ही रंजक संश्लेषित होगा, बोला ना हाथों हाथ ही संश्लेषित होता है, तो ये वही विलयन में क्या होगा? रंजक संश्लेषित होगा, और कपड़े या रेशों के साथ में क्या करेंगे? बंध बना लेंगे। तो ये कपड़े या रेशों के साथ में क्या हो जाएंगे? बंध बना लेंगे, उनसे जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार से ये रंजक क्या हो जाते हैं? वहाँ पर रंगने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि ये सामान्यतः पक्के नहीं होते, यानी इनका कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पक्का नहीं होता, आसानी से छूट भी सकता है। क्लियर? अब ये किसको रंगते हैं? तो ये सूत, रेशम, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि जितने भी प्रकार के रेशे होते हैं, इन सभी को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एक और चीज़ कि इन रंजकों को हम क्या बोलते हैं? बर्फ रंग भी बोल सकते हैं। अब बर्फ रंग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनकी जो अभिक्रिया होती है ये कम ताप पर संपन्न हो जाती है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए आपको, कम ताप पर ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसीलिए ऐसे रंजकों को हम क्या बोल सकते हैं? बर्फ रंजक भी बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कार्य करता है। हमने क्या किया? फिनॉल या नेफ्थॉल का विलयन बना लिया, फिनॉल और नेफ्थॉल का विलयन बना लिया, फिर उसके अंदर क्या हुआ? रेशों को भिगो दिया। अब हमने उस रेशों को जिसको फिनॉल और नेफ्थॉल के विलयन में भिगोया था, उसको हम क्या करेंगे? अब डाई एजोनियम लवण के विलयन में डाल देंगे। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होती है। हमारे चैप्टर भी है इससे रिलेटेड एक, जिसमें अंदर हम कपलिंग रिएक्शंस यानी कि युग्मन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो ये आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम क्या देखते हैं कि फिनॉल और नेफ्थॉल के विलयन में भीगे हुए जो रेशे होते हैं, उनको अगर आप डाई
एजोनियम लवण के विलयन में डालोगे तो रेशों की सतह पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? युग्मन अभिक्रिया। तो यहाँ जो डाई एजो समूह है, ये डाई एजो समूह किससे जुड़ जाएगा? ये फिनॉल और नेफ्थॉल से जुड़ जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगी? युग्मन अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन। और अविलेय एजो रंजक जो होंगे ये रेशों की सतह पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे। ये अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। पर यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अधिशोषण और अवशोषण ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। अधिशोषण केवल किस पे होता है? सतह पे होता है, और अवशोषण कहाँ होता है? सतह के अंदर तक भी होता है। तो ये डिफरेंस हम बाद में और अच्छे से देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अंतर्निहित डाई क्या होती है। तो एक विलयन में भिगोएंगे पहले कपड़ों को, फिर दूसरे विलयन के अंदर भिगोएंगे और इस तरह से ये रंजक क्या करेंगे? रेशों को रंग देंगे। अब देखो इसका आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? वेट डाइज। वेट डाइज जो होती हैं इनकी क्रियाविधि थोड़ी अलग होती है। जो वेट डाइज होती हैं ये किस प्रकार से क्रिया करती है? थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम लोग घरों के अंदर नील तो काम में लेते हैं ना, सबसे बेसिक और बेस्ट एग्जाम्पल है इसका घरों में काम में आने वाली नील। हाँ वही उजाला 4 बूंदों वाला, है ना, वही ऐड देखते हैं ना हम लोग जनरली, 4 बूंदों वाला उजाला, तो वो नील ही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छे से देखते हैं इसको आगे। ये देखिए वेट रंजक। वेट रंजक क्या होंगे? इनकी क्वालिटी क्या है कि इसके 2 टाइप्स होंगे। एक तो होता है इनसॉल्यूबल, ठीक है, इसके 2 प्रकार है, मतलब इसके 2 हिस्से रहेंगे, एक इनसॉल्यूबल रहता है और एक क्या रहता है? सॉल्यूबल रहता है। अब लेकिन अब ये है कि सॉल्यूबल वाला जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, और इनसॉल्यूबल जो होता है इसका कलर होता है, ठीक है। और इसी क्रियाविधि के आधार पर ये रंगे जाते हैं। तो देखो क्या करते हैं कि इस प्रकार के रंजकों में जो अविलेयशील रंजक होता है, अविलेयशील मतलब जो घुलता नहीं है, ठीक है, तो उस घुलता नहीं है उस अविलेयशील रंजक को पहले हम क्या करेंगे? उसके विलेयशील रंगहीन रूप के अंदर परिवर्तित, यानी पहले हम उसको घोलेंगे। जब घोलेंगे तो उसका कोई कलर नहीं होता, उसके विलेयशील रंगहीन रूप, ठीक है, उसके अंदर पहले हम उसको बदल देंगे और फिर इस विलयन में हम क्या करेंगे? रेशों को भिगो देंगे। फिर रेशों को जब अपने इस पर भिगो दिया, अब भिगोने के बाद हम उसको क्या करेंगे? हवा में सुखाएंगे, ठीक है। अब हवा में सुखाने के बाद क्या होगा कि इन रंजकों का जो विलेयशील भाग था, विलेयशील रंग जो था इसका, जो रंगहीन था, ठीक है, वो क्या होता है? अपचयित रूप होता है। यानी कि जब पानी के अंदर अगर आप नील घोल रहे हैं तो उस समय पानी के अंदर घुली हुई है वो भाग कैसा हुआ? उसका अपचयित भाग हुआ। और जब इसको हम क्या करेंगे? हवा में सुखाएंगे, तो ये हवा में सुखाएंगे तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो लेगा और इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाता है। जब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो यह ऑक्सीकृत रूप जो होता है ये अविलेयशील और रंगीन होता है, यानी अब ये घुलेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये कैसा है? अविलेयशील है, घुलता नहीं है और कलर्ड होता है, रंगीन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रंग दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकृत रूप और अपचयित रूप, इसके 2 अलग अलग रूप होते हैं। ऑक्सीकृत रूप कैसा होगा? जो कि कैसा रहेगा? विलेयशील होता है लेकिन रंगहीन होता है, कलर नहीं होता उसका, ठीक है। और विलेयशील रंगहीन, ये तो किसकी बात हुई? अपचयित की। ऑक्सीकृत रूप की बात अगर हम करें तो वो क्या होता है? तो ऑक्सीकृत रूप जो होता है वो अविलेयशील यानी घुलता नहीं है और उसका रंग होता है, और इस प्रकार रंगने की क्रिया संपन्न होती है। तो ये रंजक मुख्यतः किसको रंगते हैं? सूती कपड़ों या रेशों को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? इंडिगो या नील। देखो जनरली स्कूल यूनिफॉर्म्स वगैरह होती है या कोई वाइट शर्ट वगैरह होती है तो उसको हम रंगने के लिए काम में लेते ही हैं। और जब आप देखते हैं कि घरों के अंदर मम्मी कपड़े को नील लगाती है, कलर करती है, तो आप देखो पहले जो आजकल नील आती है वो लिक्विड फॉर्म में जब आती है तो उसको हम पहले क्या करते हैं? उसको पहले हम एक बकेट पानी लेते हैं, उस पानी के अंदर हम उसको डालते हैं, डाल करके उसको हम क्या करेंगे? पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जो अपने बकेट के अंदर डाल करके मिक्स किया है उसको, वो कैसा हिस्सा है उसका? वो उसका विलेयशील भाग है, ठीक है। अब अगर आप उसके अंदर कपड़ों को डालेंगे तो कपड़ा डालते ही हाथों हाथ रंगीन नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर हाथों हाथ रंगीन हो जाता है तो एक अलग चीज़ है, बहुत फिर तो वो पूरी की पूरी नील को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि विलियन देखो कैसा दिखेगा? बहुत नीले रंग का दिखेगा। बट ऐसा होता है क्या कि हाथों हाथ ही कपड़ा नीले रंग का हो जाता है? नहीं, उसको हम क्या करते हैं? फिर हवा में सुखाते हैं। अब हम उसको जब हवा में सुखाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? हल्के नीले रंग में या नीले रंग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, और इस प्रकार से कपड़ों पर क्या लग जाती है? नील लग जाती है। देखो कुछ कपड़ों पर नील लगाने के एग्जाम्पल्स यही है कि नील जो डाई होती है आपकी, इंडिगो जो डाई होती है, उससे हम कपड़ों को किस तरीके से रंग सकते हैं, क्योंकि नीला कलर देता है कपड़ों को, तो इसलिए नीला कलर जो कपड़ों को हम देते हैं वो किसकी वजह से हो जाता है? वो नील की वजह से हो जाता है। तो ये किसकी बात हुई? इंडिगो की। अच्छा, इसके मैंने क्या बताया आपसे? 2 रूप होते हैं।
देखो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है इंडिगो का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये कैसा दिखता है, ये आपका इंडिगो इस तरह से दिखता है। मकान वगैरह पे जब पहले ज़माने में पुताई वगैरह करते थे तो उसके लिए भी हल्का सा ब्लू कलर लाने के लिए, थोड़ी चमक लाने के लिए क्या करते थे, जो वो कल्ली वगैरह लेते उसके अंदर नील को डाल देते थे, ताकि क्या हो जाए उसके अंदर थोड़ा सा कलर भी आ जाए और शाइनिंग भी आ जाए। तो उसके लिए भी नील काम में ली जाती थी। अभी ये इंडिगो का क्या है, आपका केमिकल स्ट्रक्चर है कि नील जो होती है वो किस प्रकार की रासायनिक संरचना की होती है। आगे देखते हैं इसको कि इसके दो रूप कौन कौन से होते हैं। ये देखो इसके दो रूप है। एक तो है इंडिगो जो कैसा है, वाटर सॉल्यूबल यानी पानी के अंदर घुलनशील, और एक इसका फॉर्म कैसा है, ल्यूको फॉर्म, जो कि पानी में कैसा है, घुलनशील। सॉरी, ये कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल यानी पानी में अघुलनशील, और ये ल्यूकोफॉर्म जो कैसा है, पानी के अंदर घुलनशील है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार हुए उसके। अब ये कौन सा रूप हुआ इसका, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो पानी में घुल रहा है वो कौन सा रूप है, वो अपचयित रूप है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। और हवा में आने के बाद ये जब हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये इसका कौन सा रूप है, ऑक्सीकृत रूप। दोनों ही एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, अंतर परिवर्तित हो सकते हैं। अगर आप ऑक्सीकृत रूप को अपचयित रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये एजेंट काम में ले सकते हैं, Na2H2O4 साथ में NaOH। तो ये कौन से रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अपचयित रूप में, जो क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है और रंगहीन भी बोलते हैं इसको अपन। दूसरा क्या है, अगर आप ऑक्सीकृत रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो हवा में सुखा देते हैं भिगोने के बाद में, और ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत रूप कैसा हो जाता है, नीले रंग का दिखाई देगा आपको, और ये कैसा होगा, वाटर इनसॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील नहीं होगा, ठीक है। तो इसके दो प्रकार होते हैं हमारे, जो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ये दोनों रूपों के अंदर परिवर्तित होता रहता है, ऑक्सीकृत और अपचयित रूपों में आराम से इसको इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टाइप का डाई है वो, अगला है मॉर्डेंट डाइज। मॉर्डेंट डाइज क्या होती है, देखो मॉर्डेंट डाइज जो होती है ये भी सीधे रंगने के काम में नहीं आती, यानी कि अभी तक हम देख चुके हैं कि कुछ अलग अलग होता है। हमने देखा अंतर्निहित, उसको क्या करते हैं, हाथों हाथ संश्लेषित करवाते हैं। फिर हमने देखा कि उसके अंदर एक विलयन में भिगोएंगे, फिर दूसरे विलयन में भिगोएंगे, ठीक है। ऐसे ही मॉर्डेंट डाइज, मॉर्डेंट डाइज जो होती है वो अंतर्निहित से थोड़ी अलग तो है, लेकिन इस पर क्या होगा कि मॉडर्न डाइज में भी हम लेंगे 2 विलियन। कितने विलियन लेंगे इसमें हम, 2 विलियन लेंगे, जिसमें से एक तो होगा आपके मेटल का, धातु का विलियन होगा एक तो, ठीक है ना, मेटल कोई सी भी हो सकती है। और दूसरा जो होगा वो होगा किसी भी रंजक का, तो दूसरा जो होगा वो किसी भी रंजक का हम इसके अंदर ले लेंगे, और एक हम ले लेंगे धातु वाला। तो 2 प्रकार के विलियन हम मॉडर्न डाइज में काम में लेते हैं, और फिर मॉडर्न डाइज क्या करती है, आपके कपड़ों को रंगने का कार्य करती है। यहाँ देखो मॉर्डेंट डाइज या मॉर्डेंट रंजक जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम रंग बंधक या मॉर्डेंट रंजक बोलेंगे। और ये जनरली किसको रंगने के काम में आएंगे, मुख्यतः ये ऊनी वस्त्रों को रंगने में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इन रंजकों का उपयोग करने के लिए हम पहले वस्त्रों को क्या करते हैं, किसी निश्चित धातु के विलयन में डुबोया जाता है। मैंने कहा ना इसमें अपन 2 लेंगे सॉल्यूशंस, एक तो किसी धातु आयन का लेंगे और दूसरा किसी रंजक का लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी निश्चित धातु आयन के विलयन में इसको डुबोएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रंजक विलयन के अंदर इसको डुबोएंगे। तो पहले धातु आयन में और फिर रंजक के विलयन में। अब इससे होगा क्या, तो इससे धातु आयन और जो आपका रंजक है उनके मध्य बन जाएगा उपसहसंयोजक बंध। धातु आयन क्या होता है, धातु जब अपने इलेक्ट्रॉन्स त्याग देती है तो धातु आयन बना लेती है, और जब धातु आयन बना लेती है तो उसके पास खाली कक्षक हो जाते हैं। अब खाली कक्षक है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकती है। और उपसहसंयोजक बंध 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है कि उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। क्या पढ़ा था हमने उपसहसंयोजक बंध के बारे में, कि 2 परमाणु होंगे, दोनों में से किसी एक के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, और जो दूसरा परमाणु होगा उसके पास क्या होगा, उसका अष्टक पूरा होगा, उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो वो अपने लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। और जब 2 परमाणुओं के बीच में एक बंध इस प्रकार से बनता है कि साझेदारी भी कहलाए, लेकिन उस साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु से आए, तो उसको हम कौन सा बंध बोलेंगे, उपसहसंयोजक। और इसको हम दिखाते कैसे, ऐसे तीर से दिखाते हैं, है ना। तो ये रिकॉल हो जानी चाहिए चीज़ें, थोड़ी थोड़ी आपको लगातार साथ साथ रिकॉल भी करते जाओ कि उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है, ठीक है। तो ये धातु आयन और रंजक के मध्य कौन सा बंध बन जाएगा, उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। और इस प्रकार से ये जो रंजक होता है ये रेशों से बंध बना करके उससे जुड़ जाता है, ठीक है। अब
कोई भी धातु आयन जो है वो कोई भी धातु आयन रंजक अगर हम एक ही लेते हैं लेकिन अलग अलग धातु आयन ले लेते हैं तो उससे भी कलर चेंज हो जाता है डाइस का। ये इसकी स्पेशलिटी है मॉडर्न डाइस की। इन रंजकों की मुख्य विशेषता यह होती है कि एक ही रंजक मतलब एक ही डाई चाहे वो कोई भी हो विभिन्न धातु आयनों के साथ में क्या करती है, भिन्न भिन्न रंग प्रदान करती है, यानी अलग अलग कलर देती है। एक ही प्रकार की डाई अलग अलग कलर जो होती है वो दे सकती है। कैसे? अगर आप धातु आयन को परिवर्तित कर देंगे तो वो अलग अलग कलर दे देगी। तो ये मॉडर्न डाइस की क्या होती है, मुख्य विशेषता होती है। अच्छा, जैसे कि एलिजरीन रंजक जो होता है, पीछे पढ़ के आए थे आप एंथ्राक्विनोन के बारे में, तो एलिजरीन रंजक जो होता है ये एल्यूमिनियम आयनों के साथ तो गुलाबी रंग बनाएगा, यानी कि हमने रंजक कौन सा लिया है, एलिजरीन, और धातु आयन कौन सा लिया है, एल्यूमिनियम। तो कपड़ों को पहले किस में भिगोया, एल्यूमिनियम के विलयन में, फिर उसके बाद किस में भिगोया, एलिजरीन के विलयन में। दोनों ने मिलकर के क्या किया, धातु आयन और आपका जो रंजक है इन्होंने मिलकर के आपस में उपसहसंयोजक बंध बना लिया और कपड़े को कौन सा रंग प्रदान कर दिया, गुलाबी रंग। अगर एलिजरीन को आप किसके साथ भिगो दें, बेरियम आयनों के साथ, यानी कपड़े को किस में भिगोए, पहले बेरियम आयनों के विलयन में। बेरियम आयन समझ गए होंगे। फिर से पीरियोडिक टेबल को याद करना अच्छे से और पता चलेगा कि बेरियम जो है ये कौन से ब्लॉक में आता है और कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है, ये भी आपका टास्क रहेगा कि आप पता करें कि बेरियम आयन कौन से ग्रुप में आ रहे हैं। ओके, तो ये बेरियम आयन जो होंगे पहले इसका विलयन बनाएंगे, इसमें भिगोएंगे हम कपड़ों को या रेशों को यानी कि ऊन को, और उसके बाद किस में भिगोएंगे, एलिजरीन रंजक में। तो एलिजरीन रंजक बेरियम आयनों के साथ में बंध बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध, और कपड़ों को कौन सा रंग प्रदान करेगा, नीला रंग प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से कलर करता है ये देखो, मॉडर्न डाइस डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ऊनों को रंगने के लिए काम में ले सकते हैं अपन। अब ये देखो, ये क्या है, ये फाइबर है, कपड़ा। और कपड़ा जो होता है, जो फाइबर होता है, उसकी सतह पर ये आपको कुछ ऐसे हाइड्रोक्सी समूह दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो हाइड्रोक्सी समूह क्या करेंगे, वो भी इस धातु के साथ में बंध बना लेंगे। और ये एलिजरीन जो एंथ्राक्विनोन रंजक है आपका एक तरीके का, ये एलिजरीन रंजक क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम के विलयन में जब इसको भिगोया तो इस एलिजरीन ने इस एल्यूमिनियम से क्या बना लिया, उपसहसंयोजक बंध बना लिया। और उपसहसंयोजक बंध बना करके ये अपना कलर देगा। ठीक है, और फाइबर से ये किस तरह से जुड़ेगा, तो फाइबर के जो हाइड्रोक्सी समूह है वो भी इस एल्यूमिनियम के साथ में क्या कर देंगे, अपना कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इसको उपसहसंयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दे करके इससे जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से जो कपड़ा होगा आपका वो रंगने में प्रयुक्त हो जाएगा, यानी कि उस पर कलर हो जाएगा। तो ये हमने आज कुछ देखे टाइप्स की, किस किस प्रकार की डाइज हो सकती है। डायरेक्ट से लेकर के मॉडर्न डाइज 8 प्रकार की डाइज हमने देखी हैं, अलग अलग टाइप हमने देखे हैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट है टॉपिक मॉडर्न डाइज का या फिर जो भी आपने अभी तक देखी है, लेकिन ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल क्या होगा कि हम इनको इसके बेसिस पे ना बांट करके किसके बेसिस पे बांटें, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी संरचना क्या है, उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। जैसे मैंने भी कहा था नाइट्रो होता है, नाइट्रोसो होता है, तो उसके आधार पर हम इसको बांटेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका कि स्ट्रक्चर के आधार पर आपके किस किस प्रकार की डाइज हो सकती है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।